हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहन की मां कमला अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी और काफी ढूंढने के बाद कमला को किसी के जरिए नेहा के बारे में पता चलता है और वो अपनी ननद विमला को नेहा के घर उसे देखने जाती है, जहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी नेहा की मां ममता कमला से कहती है, बहन जी बाकी सब तो ठीक है, हमें आप ये तो बताओ कि आपका बेटा करता क्या है। बहन जी, हमारा बेटा कुछ ना भी करे ना, तब भी आपकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं देंगे हम। अरे वाह, बस यही एक चिंता थी, वो भी दूर हो गई। बस हमारी बेटी आपके घर में खुश रहे, क्या चाहिए हमें। अब आप इतने अमीर हैं तो पूछने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपको दहेज में क्या चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी बेटी को 2 कपड़े में हमारे घर भेज देना। अरे भाभी, ये क्या कह रही हो? अगर लड़की 2 कपड़ों में घर आएगी तो पूरा शहर आपके घर आएगा उसे देखने के लिए। अरे ननन जी, आप भी ना, 2 कपड़े में आना यानी कि खाली हाथ और शादी के ही जोड़े में आना होता है, ये एक कहावत है। तो भाभी, खुलेआम ऐसी कहावत नहीं कहनी चाहिए, दुनिया में कुछ ठरकी लोग भी हैं। अब अपनी तारीफ करना बंद करोगी? अरे क्या बात हो गई बहन जी, दोनों ननद भाभी में क्या खुसुर फुसुर हो रही है, हमें भी तो बताओ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और आप खुद बताओ, अगर आपको हमारा लड़का पसंद है तो कब करे शादी? कमला की बात सुनकर अब ममता भी अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। और जब नेहा की विदाई होती है तो मोहन उसे अपने साथ एक बहुत बड़ी आलीशान कार में विदा करके घर ले आता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक मोहल्ले में किसी लड़की की विदाई इतनी आलीशान कार में नहीं हुई थी। ये देखकर नेहा भी बहुत खुश थी। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। अगली सुबह कमला अपनी बहू नेहा को बुलाकर कहती है, बहू, आज तुझे पग फेरों की रस्म के लिए मोहन के साथ अपने मायके जाना है, तो जल्दी से तैयार हो जा और समय से वापस आ जाना दोनों। यानी कि आज फिर से मैं अपने पति की उस आलीशान कार में घर जाऊंगी। जब मैं उस गाड़ी से बाहर निकलूंगी तो मेरे मोहल्ले की सभी लड़कियां जलकर खाक हो जाएंगी, मजा ही आ जाएगा। क्या हुआ बहू, मायके जाने का मन नहीं है क्या? एक ही रात में ससुराल से इतना लगाव हो गया है क्या? अरे नहीं माँ जी, ससुराल से तो प्यार है ही और मायके से भी, बस कुछ याद आ गया था। तभी वहाँ पर विमला आ जाती है और नेहा की बात पर कहती है, अरे भाभी, देख रही हो अपनी बहू को, एक ही रात ससुराल में बिताई है और उस रात को याद करके भी मुस्कुरा रही है। हे भगवान, विमला, शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर, या वो भी पति के साथ अपने ससुराल में ही छोड़ आई हो? जब देखो तब बेशर्म की तरह बात करती रहती हो। अरे भाभी, आप भी ना जरा भी रोमांटिक नहीं हो, तभी मेरे भैया इतने नाराज रहते हैं आपसे। अरे बुआ जी और माँ जी, आप दोनों इतना मत लड़ो, शांत हो जाइए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर अब नेहा वहाँ से अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो मोहन उसका इंतजार कर रहा था। उस आलीशान कार के पास नेहा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। नेहा को देखकर मोहन कार की ओर बढ़ता है, लेकिन वो कार की दूसरी ओर जाता है। नेहा भी कार का डोर खोल ही रही थी, लेकिन वो खुल नहीं रहा था और नेहा मोहन से कहती है, देखिए ना जी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है कार का, आपने लॉक कर रखी है क्या? अरे तो उसे खोल क्यों रही हो तुम? हम उसमें थोड़ी जाएंगे। इसमें नहीं जाएंगे तो दूसरी कार में जाएंगे क्या? इससे भी बड़ी कार है आपके पास। नहीं नहीं, हम तो इसमें जाएंगे। मोहन की बात सुनकर अब जब नेहा कार की दूसरी तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक खटारा स्कूटर खड़ा है। ये देखकर नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, अजय आप भी ना कितने मजाकिया हैं। शादी के अगले दिन ही आप मजाक करने लगे मुझसे। विदाई आपने इस कार में करवाई थी और मायके अब इस खटारा से लेकर जाएंगे। चलिए जल्दी से कार चालू करो, लेट हो जाएंगे ना हम। किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे हम इसमें जाएंगे, ये मेरा स्कूटर है और वो कार मेरी नहीं, मेरे दोस्त की है, इसमें तुम बैठ कर आई थी, समझी? अब जल्दी बैठो, देर हो रही है। 1 मिनट, इसका मतलब कि तुम्हारे पास कार नहीं है? ये छोड़ो, और कोई कार ही नहीं है। हम भले ही अमीर है, लेकिन आज तक हमने अपनी कोई कार नहीं खरीदी है, क्योंकि मेरे दादाजी की ये आखिरी इच्छा थी कि उनके पोते हो चाहे परपोते हो,
इसी स्कूटर को इस्तेमाल करें, इसलिए हमने कभी कार खरीदी ही नहीं। ये सब सुनकर नेहा को एक बड़ा सदमा लगता है कि उसके पति के पास कोई कार नहीं है बल्कि एक खटारा स्कूटर था और मजबूरन नेहा को उस स्कूटर पर बैठना पड़ता है। और जब वो अपने मायके जाती है तो उसके मोहल्ले की सभी लड़कियां उसे देखकर उसका बहुत मजाक बनाती है और खुद उसकी माँ भी अपनी बेटी को एक पुराने और खटारा स्कूटर पर देखकर उससे कहती है, अरे ये सब क्या है? तू कल रात तो एक आलीशान कार में गई थी अपने ससुराल और अब ये खटारा स्कूटर में वापस क्यों आई है? रुक तो, इसके पीछे कुछ लिखा है, नेहा का मोहन। माँ, अब आप भी चालू हो गई। जब मैं आ रही थी तो मोहल्ले की सभी लड़कियां मेरा मजाक बना रही थी। मुझे तो शर्म आ रही थी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। अरे तो क्या हुआ, खटारा स्कूटर है तो तुझे पति के साथ रहना है या स्कूटर के साथ? पति के साथ तो रहना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी जिंदगी एक अमीर पति के खटारा स्कूटर से आने जाने में गुजार दूं। मेरा कोई मजाक बनाए, ये मुझसे नहीं देखा जाता। अरे तू क्यों बेवजह भड़क रही है इतना? ठंड रख समझी, अगर दामाद जी को कभी जरूरत होगी तो वो ले देंगे कार भी। क्यों मरी जा रही है? माँ, आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये खटारा स्कूटर ही आना था क्या इसमें? यूं ही अब रात हो जाती है और नेहा और मोहन अपने घर वापस जाने के लिए तैयार थे। और अब नेहा और मोहन नेहा की माँ से अलविदा लेकर उस स्कूटर पर वहाँ से निकलते हैं। लेकिन रास्ते में वो स्कूटर बहुत आवाज करता है और एक जगह पर रुक जाता है। ये देखकर नेहा कहती है, ये लो, रुक गई तुम्हारे दादाजी की आत्मा। अब ऐसा लगता है कि अब हम अगली सुबह ही घर पहुँचेंगे। अरे नेहा, इतनी नाराज क्यों होती हो? अब चालू हो जाएगा, रुको। इतना कहकर अब मोहन नेहा को नीचे उतारकर स्कूटर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू नहीं होता। नेहा भी परेशान होकर यहाँ से वहाँ रोड पर टहलने लगती है। तभी वहाँ पर बाइक से दो लड़के आते हैं और उसका पर्स छीन कर ले जाते हैं और नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, देखिए मोहन जी, वो चोर मेरा पर्स ले गया। क्या कहा? पर्स ले गए? अरे नेहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी उन्हें अपने स्कूटर से पकड़कर तुम्हारा पर्स लेकर आता हूँ। आधा घंटा हो गया और अभी तक ये चालू नहीं हुआ। अब इसे हवाई जहाज बनाकर उन चोरों को पकड़ोगे क्या? अरे नेहा सॉरी, एक काम करोगी क्या? थोड़ा धक्का लगाओगी इस स्कूटर में, शायद ये ठीक हो जाए। हे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। नेहा पूरे रास्ते अब ऐसे ही उस स्कूटर को धक्का लगाते हुए मोहन को खरी खोटी सुनाते हुए घर तक जाती है। दोनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी शादी का अगला ही दिन इतना बुरा होगा। और अपनी पत्नी की चिकचिक से परेशान होकर अगले ही दिन मोहन अपनी स्कूटर गैराज में रख देता है और एक नई कार खरीद कर ले आता है। ये देखकर नेहा भी बहुत खुश होती है और अब उसे उस खटारा स्कूटर को धक्का नहीं मारना पड़ेगा और ना ही उस पर बैठकर घर जाना पड़ेगा। कल्याणी देवी की किस्मत तो भगवान ने फुर्सत से लिखी थी। शायद तभी तो उसके घर में 5 काबिल बेटों की 5 बहुएं आई थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान का किया इंसान को कहाँ समझ में आता है। ऐसे ही कल्याणी देवी के साथ भी था। उसकी सबसे बड़ी बहू पंक्ति बहुत मोटी थी तो उसके बाद दोनों बहुएं फूली और भैरवी जरूरत से ज्यादा पतली थी। इतना ही नहीं, चौथे नंबर की बहू कोमल पंक्ति से भी मोटी थी और 5वीं पन्ना अपने नाम की तरह ही पन्ने से हल्की और पतली थी। ऐसे ही एक शाम कल्याणी अपनी बड़ी बहू को बुलाते हुए कहती है, पंक्ति बहू, ओ पंक्ति बहू, कहाँ है? जल्दी आजा। हाँ माँ जी, बोलो क्या हुआ? क्यों अपना गला फाड़ रही हो? अरे मैं तो गला ही फाड़ रही हूँ, लेकिन तूने तो मेरा फर्श फाड़ देना है। जितना खा खा के ये शरीर फुलाया है, उतना ही काम करके इसको पतला भी कर ले। माँ जी, मेरे शरीर को ना कुछ मत कहो। ये आपके यहाँ खाने से नहीं फूला है। यहाँ तो मुझे कुछ ठीक से खाने को नहीं मिला। ये तो असर मेरी माँ के हाथों के खाने का है। जब तेरी माँ ने तुझे इतना खिलाया था तो तेरा नाम पंक्ति क्यों रखा? क्योंकि तू पंक्ति नहीं, पूरा का पूरा पैराग्राफ है। यहाँ खड़ी खड़ी जमीन मत धसा, जाकर चाय लेकर आ और जरा ये कूलर चला दे मेरी तरफ। पंक्ति कूलर चलाकर कल्याणी की तरफ घुमा देती है और फिर चाय बनाने रसोई में जाती है, जहाँ वो चाय बनाकर अपनी देवरानी भैरवी को कप पकड़ा देती है और बोलती है, देवरानी जी, जरा ये चाय बाहर माँ जी को दे आओ। जी ठीक है दीदी। भैरवी चाय का कप लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो कल्याणी के पास चाय देने के लिए झुकती है,
तो कूलर की तेज हवा से उसका हल्का शरीर हवा की दिशा में बहने लगता है। ये देखकर कल्याणी बोलती है, अरे अरे पकड़ो कोई भैरवी बहू को, ये तो बिना पानी के बहती जा रही है। माँ जी कूलर बंद करो वरना मैं गिर जाऊंगी। कल्याणी की आवाज सुनकर उसकी सारी बहुएं बाहर आती है, जिसमें से भारी भरकम कोमल भैरवी के पीछे जाकर खड़ी होती है, जिससे वो आगे खिसकना बंद हो जाती है और हल्की फुल्की फूली जल्दी से कूलर बंद करती है। जिसके बाद सबसे छोटी पन्ना भैरवी के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहती है, अरे अरे दीदी आप ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं आपको? अरे पन्ना नहीं लगी कहीं भी भैरवी को, मैं समय रहते पीछे आ गई थी इसके। मैं तो भूल ही गई थी, माँ जी के पास तो कूलर चल रहा है, वरना मैं ही चाय लेकर आती। अरे दीदी आपकी गलती नहीं है, मैंने भी तो नहीं देखा। हे भगवान, बहू तेरा नाम भैरवी है लेकिन भार के नाम पर तेरे अंदर रुई भरी है। अरे कूलर की हवा में कौन उड़ता है? कल को कहीं तू आंधी के समय बाहर हुई तो हम तो तेरे पीछे कोमल को भगाते फिरेंगे क्या? माँ जी मैं क्या करूँ, अब मैं खाती तो हूँ ना, अब नहीं लगता तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे दीदी आप ताकत वाली चीजें खाया करो, तब आपका वजन बढ़ेगा। देखो तो सलाह कौन दे रही है, तू कौन सा मोटी है? इसकी जगह तू कूलर के आगे होती तो दीवार तोड़ के बाहर उड़ी मिलती। तुम मोटी पतली बहुओं को संभालते संभालते मेरा सही वजन बिगड़ जाएगा। 2 इतना खाती हैं कि पूछो मत, और 3 खाने के नाम पर हवा खाती हैं। अब मुझे चाय मिलेगी या नहीं? मैं लेकर आती हूँ माँ जी। नहीं रहने दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पंखा चलाऊंगी, तू भी कहीं उड़ती नजर आए। कोमल बहू तू ला दे चाय, और ध्यान से आइयो, कहीं अपनी भारी भरकम कदमों से कुछ तोड़ते फोड़ते आए। ठीक है माँ जी। कल्याणी के लिए अपनी बहुओं में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल था, और आसान होता भी कैसे। दोनों हद से ज्यादा मोटी थी तो तीनों हद से ज्यादा पतली। खैर ऐसे ही दिन गुजरते हैं, और एक शाम कल्याणी अपनी 5 बहुओं के साथ शॉपिंग पर निकलती है। सारे के सारे बस से मार्केट जा रही होती है, लेकिन बस में जगह न होने की वजह से उनको सीट्स नहीं मिलती, और चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से आगे खड़ी पन्ना झटके से ड्राइवर के पास जा गिरती है, और ये देखकर कल्याणी बोलती है, हे भगवान, पन्ना बहू तू ठीक तो है ना? एक कोमल जरा उठाओ उसको। देवरानी जी उठो, और जरा खड़ा होना है तो मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाओ, ताकि झटका लगने पर आगे ना गिरो। हाँ ये सही है, ऐसा करो, इन 3 सूखी सूखी को बीच में रखो, और कोमल और पंक्ति बहू तुम दोनों इनको घेर के खड़ी रहो ताकि ये गिरे नहीं। कल्याणी के कहे अनुसार दोनों मोटी बहुएं बाकी की 3 पतलियों को अपने घेरे में सलामत रखती है, और ये देखकर बस में खड़ा एक आदमी बोलता है, वाह रे भगवान तेरी महिमा, किसी को कुछ ज्यादा ही दे दिया तो किसी के हाथ कुछ न आया। कल्याणी अपनी बहुओं के बारे में ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उनका स्टॉप आने की वजह से वो बिना कोई जवाब दिए बस से उतर जाती है, और उतरने के बाद सबसे बोलती है, कोमल और पंक्ति बहू तुम दोनों इन 3 पतलियों को पकड़ कर चलना, कहीं धक्का मुक्की में किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। जी माँ जी ठीक है। 5 बहुएं अपनी सास के साथ शॉपिंग करती हैं, और शाम तक घर वापस आ जाती हैं, और तालमेल बैठाते हुए उसकी 5 बहुएं एक दूसरे का साथ देकर सिचुएशन को संभाल ही लेती हैं। ऐसे ही एक शाम आंधी आने का मौसम हो रखा था। कोमल और पंक्ति मार्केट सब्जियां लेने गई थी। पन्ना और भैरवी अपने कमरे में सो रही थी, और कल्याणी पड़ोसन के घर गई थी, जिसके कारण फूली खराब मौसम को देखकर खुद से कहती है, लगता है तेज आंधी आने वाली है, कहीं छत पर सुखाए कपड़े उड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। कोमल दीदी अभी नहीं है, वरना उनको लेकर जाती। लगता है अब मुझे ही कपड़े उतारने जाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, आंधी के आने से पहले जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेट लेती हूँ। फूली छत पर कपड़े उतारने चली जाती है, और उसने लगभग पूरे कपड़े उतार लिए थे। तभी अचानक ही तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है, और कपड़ों का भार भी फूली से संभाला नहीं जाता, और तेज आंधी के चलते उसके हाथ से सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं, और वो आंधी की दिशा में बहने लगती है। और अचानक ही तेज हवा के झोंके से वो उड़कर छत की ग्रिल से नीचे गिरने को होती है, लेकिन एंड मौके पर एक ग्रिल को पकड़कर वो अपनी छत की बालकनी पर लटक जाती है। सामने के घर में बैठी कल्याणी और उसकी पड़ोसन बाहर आते हैं, तो तभी कल्याणी की नजर अपनी लटकी हुई बहू पर जाती है,
ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे अरे फूली बहू लटकी हुई है छत पर, कोई बचाओ। कोमल, पंक्ति बहू, अरे कोई तो बचाओ मेरी बहू को। कमरे में सो रही भैरवी और पन्ना ये सुनकर बाहर आती हैं और देखती है। अरे फूली दीदी, आप वहाँ कैसे लटकी? कोई बचाओ तो दीदी को। दीदी हम आते हैं आपको बचाने, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अरे अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? इतनी तेज आंधी में तो मैं भी उड़ जाऊं तो तुम कैसे बचाओगी उनको जाकर? ये कोमल और पंक्ति कहाँ हैं? माँ जी वो दोनों मार्केट गई हैं और हमारे पास समय नहीं है। माँ जी हमें जाने दो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं माँ जी, आप नीचे ही रहिए, ऊपर बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, आपकी आँखों में जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। मैं और पन्ना जाते हैं ना, चलो पन्ना। भैरवी और पन्ना छत पर किसी तरह जाते हैं और ग्रिल से लटकी फूली को हाथ देते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसको हाथ देने के चक्कर में हवा के झोंके से वो दोनों भी नीचे को फूली के साथ लटक जाते हैं। ये देखकर कल्याणी बोलती है, मैंने मना किया था कि मत जाना, लो हो गई मुसीबत, अब क्या करूं? हे भगवान मेरी तीनों पतली बहुओं को बचा ले। घर आ रही कोमल और पंक्ति की नजर जब अपनी छत की ओर जाती है तो वो भागते हुए कल्याणी के पास आकर कहती है, माँ जी ये क्या, ये तीनों वहाँ कैसे लटकी हैं? अरे तुम आ गई, अभी इस चीज का वक्त नहीं है, जाकर उन तीनों को बचाओ, मेरी बहुएं गिर जाएंगी। माँ जी चिंता मत करो, हम कुछ नहीं होने देंगे इन्हें। चलो कोमल। पंक्ति और कोमल जल्दी से छत पर जाती हैं और एक एक करके अपनी देवरानियों को हाथ देकर ऊपर खींचती है और उनको संभालते हुए नीचे ले आती है, जहाँ कल्याणी उन तीनों को गले लगाकर बोलती है, तुम तीनों ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। माँ जी हम तीनों ठीक हैं, हमारी पहलवान जैसी जेठानियों ने हमें बचा लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तुम तीनों इस घर की बहुएं नहीं, हमारी बहनें हो, और ऐसे कैसे तुम्हें मुसीबत में छोड़ दे? अरे भले ही तुम पतली हो और हम मोटी, लेकिन सबकी ये कमी हम पूरा तो करती हैं। अपनी बहुओं में इतना प्यार देखकर कल्याणी को भी उनके मोटी पतली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वो खुशी थी कि उसकी सारी बहुएं एक दूसरे के काम आती हैं। कपड़े उतारने अगर पंक्ति जा सकती है तो बेड के नीचे घुसकर सफाई हमारी पतली फूली या पन्ना कर लेती है। इस तरह ये पांचों एक दूसरे का साथ देते हुए खुशी से ससुराल में रहती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।